तो हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर मतलब कल से हमने एकदम सिंपल समझने के लिए भी कोई कंसेप्ट का मतलब ऐसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे था कंसेप्ट का कोई क्लियरेंस का बर्डन नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले जो पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई करने वाला एकदम सिंपल सा टॉपिक जिसके ऊपर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी एक्सट्रीमली सिंपल होते हैं, उसका डिस्कशन शुरू किया था। एंड वो है हमारा मीक मीक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमने कल के लेक्चर में सिर्फ यहां पे इंट्रोड्यूस किया था कि जो सारी बातें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं वही सारी बातें इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इसके बाद में जो आएगा मैग्नेटिज्म उसमें हमें डिस्कस करनी है। इसलिए कौन सी कंसेप्ट जो इस टॉपिक में हमें रिक्वायर्ड होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म में, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, उससे कैसे रिलेटेड होगी, ये सारी बातें कल अपन डिस्कस कर रहे थे। और उसको डिस्कस करते टाइम हमने दो कॉलम बनाए थे, एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंसेप्ट का पार्ट, एक था मैग्नेटिक्स के कंसेप्ट का पार्ट, जिसमें हमने देखा था कि जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कर रहा था, क्या कर रहा था, सिर्फ सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, एंड दूसरा अगर कोई चार्ज उस फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसके साथ इंटरैक्ट होना मतलब एक तो उसको रिपेल करना नहीं तो उसको अट्रैक्ट करना। वही काम इस मैग्नेटिक्स में कौन करता है, मैग्नेटिज्म करता है। कौन करता है, मैग्नेटिज्म करता है। अब मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, जैसे चार्ज मतलब मैंने बोला था प्रोटॉन मतलब चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज नहीं है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द पार्टिकल्स ऑन विच चार्ज इज डिपॉजिटेड। उनके ऊपर बाय बर्थ नेचर नहीं है, जब उनको बनाया था उनको चार्ज दे दिया था। वैसे मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब मैग्नेटिज्म नहीं है। ये मैग्नेट की या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर की टेंडेंसी है, जैसे चार्ज थी। कौन सी टेंडेंसी, जैसे अपन मास भी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में कि जिस बॉडी के पास मास होता है वो बॉडी क्या करती है, सराउंडिंग के स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से जिस बॉडी के पास चार्ज था वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से जिस बॉडी के पास मैग्नेटिज्म था वो भी क्या करती है, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड रिलेटेड डिस्कशन था वही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन था, एंड उसी के सिमिलर डिस्कशन अपन मैग्नेटिक फील्ड से भी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने आगे बढ़ के देखा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसा स्पेस है जिसमें दूसरा चार्ज क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी वही स्पेस है जिसमें दूसरा मैग्नेट, और यहाँ पे एक वर्ड हमें याद ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे टॉपिक की कंसेप्ट ही वही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी सिर्फ नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट में नहीं है, उनके पास तो ही है, लेकिन उनके साथ में जैसे कल हम लास्ट में डिस्कशन शुरू किए थे कि एच.सी. ऑर्स्टेड ने हमें हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे अपन कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जैसे मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर भी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर ऑल टुगेदर सेम होता है एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। तो वहां पे हमने देखा कि चार्ज इंटरेक्ट करते वैसे मैग्नेट इंटरेक्ट करते हैं, एंड वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। कैसे, हम सेपरेट पॉइंट में वो डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। उनकी प्रॉपर्टी को अपन सेपरेट करके पढ़ रहे थे और उनकी प्रॉपर्टी को हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो है ऑल टुगेदर सिमिलर है, बस एक प्रॉपर्टी डिफर करती है। विच वन, कि जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड होती है नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैसे नहीं होगा, वो एंड नहीं होगी साउथ पोल पे, वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से लेके साउथ तक ट्रेवल करेगी, लेकिन
इनसाइड द मैग्नेट वो स्टार्ट होगी फ्रॉम साउथ पोल एंड एंड होगी एट नॉर्थ पोल। इट मींस दे विल फॉर्म अ क्लोज लूप, जिसको हमने ओवल शेप बोला था। यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है। ठीक है, तो उसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नई कंसेप्ट लेके आते हैं कि कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं थ्रू द गिवन एरिया, वो भी परपेंडिकुलर टू द एरिया, और उसको हमने बोला था एज ए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला था? एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरह से मैग्नेटिक्स में भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, वो बना मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला ऑल टुगेदर फिर से सेम था, बस वहां पे जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती थी, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला था, वही क्वांटिटी मैग्नेटिक्स में आके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है, जिसको हमने मैग्नेटिक इंडक्शन बोला था। और ये मैग्नेटिक इंडक्शन एंड फ्लक्स का डिस्कशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनके यूनिट्स। जैसे फ्लक्स का ऐसा यूनिट था वेबर, उसका सीजीएस यूनिट था मैक्सवेल, एंड 1 वेबर इक्वल्स टू था 10 की पावर +8 मैक्सवेल, यानी 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 वेबर। उसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका ऐसा यूनिट होता है वेब पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और टेस्ला टेस्ला टेस्ला, एंड उसका सीजीएस यूनिट था गॉस। और वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू द पावर +4 गॉस, या फिर 1 गॉस इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -4 टेस्ला। ये कंपैरिजन स्टडी करके हम मीडियम के कांस्टेंट के ऊपर आ गए थे, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में वहां पे मीडियम डिपेंडेंट ये प्रॉपर्टी है। जैसे मास मीडियम डिपेंडेंट नहीं थी, लेकिन चार्ज एज वेल एज मैग्नेटिज्म ये दोनों भी मीडियम डिपेंडेंट है। इसलिए मीडियम का एक कांस्टेंट अपन इंट्रोड्यूस करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको बोला गया था परमिटिविटी। उसके नाम में सब कुछ आ रहा है कि वो कितने लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने के लिए परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है। फिर वहां पे देखा था डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, गिवन बाय एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इनटू के, और एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर, जिसमें एप्सिलॉन 0 तो फिक्स होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हिच वाज 8.85 into 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी, ये पर्टिकुलर गिवन मीडियम का अपना एक कांस्टेंट होगा, जिससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक्स में हमने देखा था यहाँ पे परमिटिविटी रिप्लेस्ड बाय परमिएबिलिटी रहेगी। मीनिंग सेम, डेफिनेशन सेम, क्या कि एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन इट्स फील्ड। अगर इलेक्ट्रिसिटी की होगी तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक्स की होगी तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक, या फिर एबिलिटी टू अलाउ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिक के तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक के तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू थी, अगेन म्यू गिवन बाय म्यू नॉट इनटू म्यू आर था। म्यू नॉट का मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर अपॉन पर एम्पियर मीटर। उसके साथ मल्टीप्लाई किया था हमने म्यू आर को, इसका मतलब अगेन रिलेटिव परमिएबिलिटी। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो एडवांस एक एक्स्ट्रा का फॉर्मूला मिला था, जिसमें हम ससेप्टिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड म्यू आर बनता है 1 + chi m, वेयर chi इज द ससेप्टिबिलिटी, इट मींस एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू गेट मैग्नेटाइज्ड। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी देखी थी, एबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक टू गेट पोलराइज्ड। ये कंपैरिजन हम कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसी कंपैरिजन के ऊपर आगे के जो हमारे नेक्स्ट 5 टॉपिक्स आने वाले, छोड़े नहीं, पूरे 5 टॉपिक आने वाले। कौन से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देन एसी सर्किट, एंड उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इस सेक्शन में जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उनमें हमें ये कॉम्बिनेशन के ऊपर का ही डिस्कशन कंटिन्यू करना है। इसलिए कल का लेक्चर 10 बार देखो, उसकी कंपैरिजन का कंसेप्चुअल पार्ट अगर क्लियर हो गया तो आगे बस रूल्स आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, बाकी कोई मतलब दिमाग को हेडेक ही नहीं होगा। ठीक है, डोक्याला कुठलाही शॉट लागणारच नाही, मग सगळं स्ट्रेट फॉरवर्ड असणार आहे। ठीक है, और अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। फिर लास्ट में हमने ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था उसको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक करंट के अबाउट, ये डिस्कस किया था। और वो डिस्कस करते टाइम हम थोड़ा सा हिस्ट्री में गए थे कि जैसे 600 BC से हमें चार्ज एंड रिलेटेड पार्ट का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन था।
3000 BC ऐसे बोलते हैं, वहां से हम मैग्नेटिज्म को जानते थे, देखते थे, पढ़ते थे। लेकिन ये दोनों फील्ड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ये किसी के दिमाग में आइडिया भी नहीं आया था, इसके ऊपर कोई वर्क भी नहीं कर रहा था। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो है 1820 में एक्सीडेंटली हुआ था, जो किया था बाय H.C. ऑर्स्टेड, डच फिजिसिस्ट। और इसने ऑब्जर्व किया था क्या ऑब्जर्व किया था, उसी को अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, कि ये ऑर्स्टेड के 3 ऑब्जर्वेशंस कल मैंने बोले थे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला वाला कि व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और करंट फ्लो रहा है मतलब कंपलसरी क्या होगा, चार्जेस आर इन मोशन। दोनों भी कंडीशन साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है। व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और चार्जेस आर इन मोशन, दे विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वंस अगेन, ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन और करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इफेक्ट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड यही ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। उसके बाद में ऑर्स्टेड ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करने के बाद, मतलब आर्टिफिशियली मैनमेड हम कुछ करके नई तरह से वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं जो मैग्नेट ने प्रोड्यूस की थी, ये हमें सबसे पहले ये ऑर्स्टेड ने एक्सप्लेन किया था। और कल मैंने जैसे बोला कि इस इन्वेंशन के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड एकदम रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशंस हुए, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसका मैक्सिमम क्रेडिट ये ऑर्स्टेड के एक्सप्रेशन को जाता है, इसके इन्वेंशन को जाता है, इसके एक्सपेरिमेंट को जाता है। ठीक है, फिर आगे हमने देखा था कि सेकंड केस में ये ऑर्स्टेड आगे जाके बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। वैसे नंबर ऑफ रूल्स है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन में अलग तरह से अप्लाई होते हैं, वो जब जब एग्जांपल्स आएंगे हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल में भी आपको सारे रूल्स प्रोवाइड कर चुके हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें रूल्स पढ़ना था, उसको हमने बोल दिया राइट हैंड थंब रूल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम राइट हैंड में, ये राइट हैंड है, इसमें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ेंगे, हमारा थंब अगर करंट की डायरेक्शन रहेगा तो हमारे जो कर्ल फिंगर्स है दे विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। कैसे, कल हमने एग्जांपल से भी उसको डिस्कस किया था। एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ऑर्स्टेड बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बोल दी, लेकिन उसके बाद में हमें समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं विदाउट मैग्नेट। मतलब मैग्नेट नहीं भी होगा हमारे पास, फिर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, तो उसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब उसका कितना अमाउंट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अबाउट ये ऑर्स्टेड ने कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी थी। फिर सेम फील्ड में वर्क करने के लिए आते हैं अगेन दो लीजेंडरी साइंटिस्ट, दैट इज बायोट एंड सेवर्ट। ऐसे दो है लोग, ये बायोट एंड सेवर्ट साइमल्टेनियसली अपने लाइफ टाइम ये वर्क करते हैं, एंड वर्क करने के बाद वो डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला जिसका यूज करके हम गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ था कि इन्होंने जो एक्सप्रेशन बोला था वो टू मच कॉम्प्लिकेटेड था, उसको समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम आ रहे थे, इसलिए उसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लैपलास ने एक्सप्लेन किया था। मतलब ये लैपलास का खुद का इनोवेशन नहीं था, जो बायोट सेवर्ट की स्टडी थी उसको ही कंबाइन करके अप्लाई किया था। और ये लैपलास बड़ा आदमी था, इसने खुद का नाम नहीं दिया था, वो बोला था कि इसको बायोट सेवर्ट्स लॉ ही बोलो। लेकिन कभी कभी कहीं पे होता नहीं है, लेकिन हो सकता है एक आधे पब्लिकेशन में आपको इसको लैपलेस लॉ भी बोल देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बायोट सेवर्ट्स लॉ है वही लैपलेस लॉ है अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। अभी अपन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड जिसके एप्लीकेशन के ऊपर ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा बेस डिपेंड करता है। चलो, तो यहां तक सब पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो तो लेट अस स्टार्ट बायोट एंड सेवर्ट लॉ, जिसको अपन लैपलेस लॉ ऐसे भी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, देखो एकदम सिंपल बात बोली कि सपोज कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा क्यों लिया गया, अगर मैं स्ट्रेट वायर लेता तो लिमिटेशंस आ जाते कि वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है,
अगर मैं सर्कुलर वायर लेता तो वहां पे लिमिटेशन आते कि ये सिर्फ सर्कुलर के लिए एप्लीकेबल है। ये मैंने रैंडम शेप ली और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लॉ एप्लीकेबल है टू ऑल टाइप ऑफ कंडक्टर्स। किसी भी शेप का कंडक्टर होगा, लेकिन कंडीशन है उसमें से करंट फ्लो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करके इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? चलो, तो बेसिकली क्या होगा, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस कंडक्टर में से आई इतना करंट फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन मैंने शो कर दी। और हमें क्या करना है, इसके सराउंडिंग में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना है P, जिसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। क्या है डायग्राम में, कोई भी एक रैंडम शेप का कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, और उसके सराउंडिंग में हमने लिया है पॉइंट P, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की मतलब वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस इन्होंने बोली थी बायोट-सावर्ट ने कि ये कंडक्टर कैसा है हमें मालूम नहीं है, कितनी लेंथ का ये भी हमें मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट मतलब ये पूरा कंडक्टर कंसीडर नहीं करेंगे, इस कंडक्टर का एकदम छोटा सा टुकड़ा, इतना डीएल, इतनी लेंथ का हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और ये छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे कंसीडर करने के बाद इसके सेंटर से पॉइंट P को कनेक्ट करेंगे और ये डिस्टेंस बनेगा R। और यहाँ पे ये करंट एलिमेंट ने ये लाइन ज्वाइनिंग के साथ में जो एंगल बनाया था वो एंगल बन गया थीटा। मतलब देखो हमने क्या किया कि पूरा कंडक्टर कितनी लेंथ का है हमें मालूम नहीं है, इसलिए अपन पूरा कैलकुलेट करने के झंझट में जा ही नहीं रहे। हमने क्या किया, इस पॉइंट P के सराउंडिंग में एक छोटा सा कंडक्टर लिया और उसी के अबाउट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे बायोट-सावर्ट अपने लॉ में एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली इस पॉइंट P के ऊपर जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू small element of करंट कैरिंग कंडक्टर। ट्रिपल सी को अपन क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रिपल सी बोलते हैं। ठीक है, अपन बोलते मतलब म्हणजे फक्त मीच बोलतो, ठीक है ना। तो आपको मैंने अगर ट्रिपल सी बोला, उसका करंट कैरिंग कंडक्टर ये मीनिंग आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अपन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का। अब मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कल का पूरा लेक्चर हम इसी कंसेप्ट के डिस्कशन के लिए डिवोट कर चुके हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी है जो गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करती थी वही काम मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक इंडक्शन करने वाला है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने वाले हैं एट ए पॉइंट, लेकिन किसके वजह से, पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं, उस कंडक्टर के छोटे से एलिमेंट की, एलिमेंट मतलब टुकड़ा, छोटे से एलिमेंट का यूज करके हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे बायोट-सावर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नंबर 1, ये छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन है इसलिए डीबी लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर बी होता तो बड़ा मैग्नेटिक इंडक्शन, डीबी है मतलब छोटा सा मैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों छोटा सा, क्योंकि ये करंट एलिमेंट भी छोटा सा है, तो ये करंट एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो भी छोटी सी रहेगी। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द करंट। देन ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। देन ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइन ऑफ एंगल, किसका एंगल, बिटवीन एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले जो ऑर्स्टेड ने बोला था वही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, इसलिए डीबी बना प्रोपोर्शनल टू आई। उसके बाद में ये मैग्नेटिक इंडक्शन अगेन प्रोड्यूस करेगा लेंथ ऑफ एलिमेंट के ऊपर, इसलिए डीबी बना प्रोपोर्शनल टू डीएल। उसके बाद में ये डिपेंड करेगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एलिमेंट टू द पॉइंट विथ करंट एलिमेंट, यानी ये डायग्राम में जो थीटा शो किया है उसके साइन के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड एट द एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1/r²। ठीक है, इन चारों को अगर कंबाइन करेंगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा dB इज इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r², एकदम आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये बना एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर बाय बायोट-सैवर्ट्स लॉ। क्लियर सबको? देख लो एक बार। यस सर। अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन वही आती है ना, 2-4 साल से जब से फिजिक्स पढ़ रहे हैं यही होता है हर एक टॉपिक में। कोई तो नई कंसेप्ट आती है, उसको एक्सप्लेन करने वाले कोई तो साइंटिस्ट होते हैं, कोई लॉ बोलते हैं, कोई प्रिंसिपल बोलते हैं, और वहां पे सिर्फ हमें मालूम होता है अबाउट, इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट डिपेंडेंसी, प्रोपोर्शनलिटी, कौन किसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंसी हमें मालूम हो गई। फिर हमारा काम होता है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करके कांस्टेंट लेके आना। और मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि मैग्नेटिक्स में हर बार कांस्टेंट कौन रहेगा? के नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन। वैसे मैग्नेटिक्स में कौन होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे dB बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। फिनिश्ड। By using this expression, we can calculate the magnitude of magnetic induction at a given point. ठीक है, चलो हो गया क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, मैंने कल के लेक्चर में इनका इंट्रोडक्शन करके दिया था, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो डीबी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब वही कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। देन म्यू नॉट मतलब ये कांस्टेंट है ऑफ द मीडियम है म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एंड ये 1/4 पाई क्यों लिया जाता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारे स्फेरिकल स्पेस में प्रोड्यूस होती है। स्फीयर का सॉलिड एंगल 4 पाई 4 पाई होता है, इसलिए पूरा स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए अपन 1/4 पाई करते हैं। एंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आई मतलब करंट है, डीएल मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट है, साइन थीटा मतलब डायग्राम में दिखाया वो एंगल है, अपॉन आर मतलब डिस्टेंस है, यानी ये r² है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर ग्राफ ड्रॉ करने तो एकदम सिंपल है, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ईच एंड एवरी केस में जो ग्राफ होगा कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। किसका होगा ये? अगर अपन dB वर्सेस I निकालेंगे, अगर dB वर्सेस dl लेंगे, dB वर्सेस 1/r² लेंगे। देखो मैंने r² नहीं लिया है, क्या लिया है? 1/r² लिया है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ r² लेता तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता एंड इस तरह का ग्राफ मिलता। साइन थीटा की केस में क्या होगा? पहले इंक्रीज होगा 90 तक, फिर डिक्रीज होगा, फिर से 0 बनेगा। ठीक है, तो ये dB वर्सेस साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बन गई। इस तरह के ग्राफ अपन ये पॉइंट के ऊपर से बना सकते हैं, जो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैंने 1 मिनट में खत्म कर लिए, रेफरेंस के लिए आपको मॉडल में भी दी है। क्लियर सबको? यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ हो गया, उसका फॉर्मूला मिल गया, उससे रिलेटेड जो ग्राफ्स थे वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, मतलब वेक्टर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें एक सिंपल सी बात मालूम है कि अगर मुझे इसको वेक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पे कौन है? आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो मैं यहाँ पे आर कैप से मतलब यूनिट वेक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और उसको डायरेक्शन है, इसलिए पूरे एक्सप्रेशन को मैग्नीट्यूड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन आ गया मतलब वो वेक्टर बन गया। क्लियर? क्लियर? बट आर कैप मतलब क्या होगा? यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। याद है ना वेक्टर सबको? यस सर। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, करंट स्केलर है, बाजू में लेते हैं, ये डीएल वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, यहाँ पे साइन थीटा था, तो कौन सा प्रोडक्ट होता है तब साइन थीटा आता है? डॉट या क्रॉस? क्रॉस। तो इसका मतलब साइन थीटा है तो मैं इसको रिप्लेस करके क्रॉस लेके आ सकता हूं, तो ये ब्रैकेट में बनेगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन r² इंटू आर, ये बनेगा आर का क्यूब। फिनिश। ठीक है, ये बन गया इसका वेक्टर फॉर्म, बायोट-सैवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्लियर? यस सर।
चलो, तो ये बेसिक बायोट-सावर्ट्स लॉ हो गया। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें डिस्कस करनी है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ मतलब क्या होता है, पूरा 100% क्लियरेंस कर लो कि हमने यहाँ पे बायोट-सावर्ट्स लॉ पढ़ने के लिए जो कंडीशन एज्यूम की थी, उसमें जो हमारा कंडक्टर था वो रैंडम शेप का था। लेकिन हर बार प्रैक्टिकली जब भी हम इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो कंडक्टर की खुद की अपनी कोई ना कोई शेप होगी। जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके पॉइंट एक्सिस के ऊपर हो सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर हो सकता है, या फिर इन अदर पॉइंट के ऊपर हो सकता है। कभी कभी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सर्कुलर कॉइल भी हो सकती है। तो हर एक पर्टिकुलर केस में ये मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आएगा वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, एंड उसी को बोला जाता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ इंट्रोड्यूस करने से पहले चलो एक बार बोलो मुझे, बायोट-सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट किसको याद है? कम ऑन फास्ट, टेल मी द स्टेटमेंट फॉर बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखते कौन बोलता है, कम ऑन फास्ट। नो वन? देवप्रिया? Yes, sir. The magnitude of magnetic induction at a point due to a small element of current carrying conductor is dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to D, dB is directly proportional to sin theta, and dB is directly proportional to 1 upon R square. एक्सलेंट, वेरी गुड। यानी dB इक्वल्स टू बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। dB is equals to mu naught upon 4 pi into ideal sin theta upon r square. dB is equals to mu naught upon 4 pi into ideal sin theta upon r square. dB equals to mu naught upon 4 pi into ideal sin theta upon r square. और दिवसभर बम्बार्डमेंट झाली पाहिजे, ठीक है ना, इसलिए मैं नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करता हूं। ऐसे शांत बैठे कुछ काम धंधे नहीं है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट जो मैं बार बार रिपीट करता हूं ये रैंडमली दिमाग में आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बम्बार्डमेंट इनकी करनी है हमें कंसेप्ट की, जो हम चाहेंगे तो भी हमें भूलने नहीं देगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको बोला गया है कि ऐसा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो स्ट्रेट है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, लेंथ है जिसकी डीएल, और हमें बोला है कि पॉइंट पी यहाँ पे, और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस डीएल से है आर, और हमें पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? ठीक है देवप्रिया, नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला कौन सा होगा बोलो? dB equals to 4 pi. very good, mu naught upon 4 pi into IDL sin theta upon r square। लेकिन यहाँ पे थीटा के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। याद करो पिछली डायग्राम, ये डीएल था और इस तरह के थीटा को अपन साइन थीटा बोलते थे, लेकिन अब पॉइंट कहाँ पे देखो, पॉइंट घूम फिर के एग्जैक्टली इसको पैरेलल आ गया, यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा दैट विल बी द जीरो। यस सर। थीटा अगर जीरो बन गया तो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो मतलब एवरीथिंग विल बी जीरो। यानी मरते दम तक याद रखेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी जीरो। कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके एक्सिस के ऊपर हर बार मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? जीरो होगा। उसका रीजन क्या है? ये साइन थीटा उसका रीजन है। क्लियर? यस सर। ये हो गया उसका एप्लीकेशन। अब अगर आपको उसी एप्लीकेशन में बोला गया है कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है, हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है, वो अब यहाँ पे नहीं है, एक्सिस के ऊपर नहीं है, वो आ गया यहाँ पे, जिसको अपन बोलेंगे एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहाँ पे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नोट्स बनाते टाइम अलग अलग डायग्राम बनाओ, नहीं तो एक ही डायग्राम में ऐसे खाड़ा खोड़ मत करो, ठीक है। अगर ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया तो क्या होगा? थीटा 90। वेरी गुड, ओनली थीटा विल बिकम 90। अगर थीटा 90 हो गया तो साइन 90 साइन 90 वन होगा। अगर साइन 91 हो गया तो इसका मतलब डीबी मैग्नेटिक इंडक्शन कितना मिलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल अपॉन आर स्क्वायर हो गया। क्लियर?
बस यहाँ पे एक छोटी सी बात हमें आगे जाके करनी पड़ेगी कि ये छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन था। तो अगर हर एक मैग्नेटिक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इस डीबी के छोटे छोटे पार्ट मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन जितने भी होंगे उनको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की जो एडिशन अपन करते हैं जिसमें कितने नंबर ऐड करने वो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है हमें दिए नहीं गए, तो उस टाइम पे हम फॉलो करते हैं इंटीग्रेशन। मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि हम तीन प्रकार के एडिशन करते हैं। पहले 1 + 2 3 ऐसे डायरेक्ट एडिशन, दूसरा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब बहुत सारे नंबर है लेकिन कितने हैं मालूम है, तो वहां पे अपन अलजेब्रिक सम करते हैं, समेशन ऑफ i = 1 to 10 ऑफ i² या फिर i+1 ऐसे उसको फॉलो करते हैं। एंड वहां पे अगर सेम नंबर इनफाइनाइट है कितने मालूम नहीं है तो हम वहां पे इंटीग्रेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा वो बनेगा b = इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4π इनटू आइडियल अपॉन r²। अब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इन दोनों का एक बेसिक रूल है, लिमिट में भी है लेकिन लिमिट की एप्लीकेशन में कम है, उसको रहने देंगे। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव में एक रूल है, कौन सा रूल? हम कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाते, कांस्टेंट के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते, उसको जैसा है उठा के बाहर लिखते हैं। तो यानी b बनेगा μ0/4π, कौन इतनी जोर जोर से संस्कृति म्यूट, ओके। देखो μ0/4π कांस्टेंट, I/r² कांस्टेंट, सिर्फ dl में वेरिएशन होने वाला है तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब dl मतलब क्या था? इस करंट एलिमेंट के छोटे से लेंथ का पार्ट था। अब ये अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और हमें बोला है कि इसकी टोटल लेंथ यल है, तो हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो b था इसको μ0/4π इंटू I/r² इंटू l कर लेंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बोर्ड पे जो लिखा है क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पे ये बन गया μ0/4π इंटू I/r²। अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ आपको दी गई थी इंटीग्रेशन ऑफ dl तो ये बना l। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर l इतनी लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर दिया है आपको तो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा μ0I/L/4π इंटू r², अगर आपको लेंथ डायरेक्टली गिवन है तो। क्लियर? यस सर। चलो अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंडीशन आती है कि जहां पे हमें जो डेटा दिया गया है वो थोड़ा अलग फॉर्म में देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की हमने 3 केस देखी, एक अलोंग द एक्सिस, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड तीसरी अगर लेंथ उसकी गिवन है तो। अब यहाँ पे कभी कभी इस तरह की कंडीशन आती है कि हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देते हैं जिसमें से फ्लो होने वाला करंट I है और इसके बाजू में सराउंडिंग में दिया जाता है पॉइंट P जो यहां से सेपरेटेड होता है एट ए डिस्टेंस d, और बोला जाता है कि इस पॉइंट P को अगर इस कंडक्टर के एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एंगल बनाता है जो है φ1 एंड φ2, और इस केस में हमें पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। तो फिर से प्रोसेस वही होती है कि हम बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं, μ0/4π इंटू आइडियल sin थीटा अपॉन r², फिर उसमें dl एंड sin थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन का हमें कहीं पे भी एप्लीकेशन में यूज नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दैट वन। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है b = μ0I/4πd। ध्यान से देखो क्या है, μ0I/4πd, 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 μ0I/4πd इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ठीक है, ये बन गया इसका जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखो डायग्राम को एंड डायग्राम में दिए हुए फॉर्मूले को। ठीक है, अभी 3-4 एप्लीकेशन में हम इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाने वाले। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, हर एक टर्म की मीनिंग देखो, μ0 हो गया डिस्कशन, μ0/4π कांस्टेंट ही है, I मतलब करंट, d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द गिवन पॉइंट एंड φ1 एंड φ2 आर द एंगल्स मेड बाय द गिवन पॉइंट विद द एंड्स ऑफ कंडक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, φ1 φ2 कहां पे, ध्यान से देखो। क्लियर?
अगर आपको इसमें कंडीशन दी जाती है कि पॉइंट इज लाइंग अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट दिया है, इस तरह की सिचुएशन दे दी आपको, तो वहां पे सिचुएशन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब ये इतनी लेंथ है, और इस केस में अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ये सारे थ्योरम आप पढ़ चुके हैं 9th 10th में, ये पॉइंट अगर है, ये कंडक्टर की लेंथ है एंड यहाँ से फ्लो होने वाला करंट है एंड ये सेपरेशन अगर डी है, मतलब डायग्राम ऊपर की है, बस यहाँ पे पॉइंट पी कहाँ पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो उस केस में φ1 एंड φ2 क्या होते हैं, इक्वल। क्या देखा थ्योरम था ये, एंगल्स मेड बाय 90 पॉइंट ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ एंड पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, था क्या ऐसे कुछ। यस सर। तो अगर φ1 φ2 इक्वल है तो इसका मतलब b क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ1, क्योंकि φ1 φ2 तो सेम है, क्या बनेगा 2 साइन फाइव, इन दोनों को अपन सेम फाइव बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 अगर कैंसिल करेंगे तो मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन फाइव। ये कब है एक्सप्रेशन, अगर पॉइंट लाइंग अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आया कहां से, ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक डायग्राम है, इसकी स्पेशल केस ही है जब पॉइंट लाई करता है अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर। यस सर। अगर आपको बोला गया है कि गिवन वायर की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, तो उस केस में होता क्या है, देखो ये जो पॉइंट पी है ये लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब ये जो लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं ऐसे बढ़ती जाने वाली है एंड एक पॉइंट पे जाके ऐसे वर्टिकल होने वाली है, ठीक है। यानी जब आपको इनफाइनाइट लेंथ बोली जाती है तो वही पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होता है वो दोनों एंड के साथ में जो एंगल बनाता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना बनाता है, 90 डिग्री। मतलब सेम कंडीशन है उसकी, और एक स्पेशल केस है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन फाइव, लेकिन फाइव अगर 90 है, साइन 90 1। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इंडक्शन मिलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन डी। क्लियर। यस सर। अब इसमें और एक केस आएगी, आपको अगर बोला जाता है कि जो पॉइंट है वो अगर नियर वन ऑफ इट्स एंड है, नियर वन ऑफ इट्स एंड है, वही इनफाइनाइट लेंथ है कंडक्टर की, लेकिन पॉइंट कहां पे, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, कहां पे, वन ऑफ इट्स एंड के नियर है, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये इसके एंड के नियर अबाउट यहाँ पे पॉइंट दिया है। तो अब मुझे बोलो इस केस में जो φ1 होगा, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है तो फिर से ये लेंथ ऐसे जाती बढ़ते जाके ये स्ट्रेट होने वाली है एक पॉइंट पे, मतलब φ1 कितना हो गया 90 डिग्री। लेकिन अगर φ2 चाहिए तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पैरेलल ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 0। वेरी गुड। तो φ2 बना 0, φ1 90, φ2 0, यहां पे पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, b इज इक्वल्स टू कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। 4 पाई डी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से बोर्ड पे जो दिख रहे हैं वो है, क्लियर सबको, क्लियर। यस सर। तो ये हो गया बायोट सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसकी जो वेरियस स्टैंडर्ड केसेस थी उनके एप्लीकेशन भी हमने देख लिए। तो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है, जो बोर्ड पे मैंने लिख के दिए है, वो सारे के सारे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मेनी अ टाइम्स इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या फिर इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस डेटा की रिक्वायरमेंट लगती है, हेल्प लगती है। क्या क्या देखा था इन शॉर्ट, बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट 4 अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, उसको अप्लाई किया। पहले देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0।
अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नोन लेंथ है तो म्यू नॉट आई अपॉन I by R square into L. वेरी गुड। उसके बाद में अगर कंडक्टर की लेंथ है मालूम नहीं है, उसके सराउंडिंग में पॉइंट P है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है कंडक्टर से, और वो दोनों एंड के साथ में φ1 φ2 एंगल बना रहा है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू Sin theta. साइन φ1 प्लस साइन φ2। कौन था ये साइन थीटा? वहां पे स्पेशल केस, अगर पॉइंट लाइंग अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दैट केस φ1 φ2 विल बी इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू फाई, सो फार्मूला विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इनटू sin फाई। अगर कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, इट in this case φ1 equals to φ2 equals to 90, sin 90 is 1, so formula will become b equals to mu naught I upon 2 pi d। लेकिन अगर पॉइंट नियर वन ऑफ इट्स एंड है, कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है, इन दैट केस φ1 become 90 but φ2 become 0, that's why b बनेगा mu naught I upon क्या 4 pi D. 4 pi d। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा अबाउट सर्कुलर आर्क। मतलब आपको बोला है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कुलर आर्क है, ठीक है, यहाँ पे उसका सेंटर है O, और ये सर्कुलर आर्क से सेंटर का डिस्टेंस मतलब ये बन गई रेडियस, एंड यहाँ पे इस सर्कुलर आर्क का जो एंगल सबटेंडेड है वो दिया है फाई, और इसमें से फ्लो हो रहा है करंट। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है, ये तो ठरलेलस है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये सर्कुलर आर्क की वजह से इस पॉइंट O के ऊपर जो मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो होती है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। कितनी होती है? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। क्लियर है? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, I हमेशा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, वो एज इट इज है, बट यहाँ पे डेटा इन टर्म्स ऑफ एंगल कन्वर्ट किया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फाई बाय आर करेंगे। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देखो इसके एप्लीकेशन, अगर आपको बोला है कि कॉइल कंप्लीट सर्कुलर है, ऐसा आर्क नहीं है, सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और उसके सेंटर में R इज द रेडियस, और उसके सेंटर में हमें फाइंड करना है पॉइंट, सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फॉर्मूला क्या था? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय इंटू 5 बाय आर। यही फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा है। बस मुझे बोलो, अब पूरी सर्कुलर कॉइल है, मतलब फाई कितना होगा? 360. रेडियन में कितना होगा? 2 pi. 2 pi. 2 पाई। तो फाई बनेगा 2 पाई, इसको पुट कर दिया, B बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन R। 2 पाई 2 पाई कैंसल, तो B इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट I अपॉन ट्वाइस ऑफ R। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्लियर? Yes, sir. अब अगर आपको बोला गया है कि जो सर्कुलर कॉइल है वो सर्कुलर नहीं है, वो आर्धी सर्कुलर है, मतलब सेमी सर्कुलर है, तो ऐसी है सेमी सर्कुलर। 180. पॉइंट O है सेंटर, रेडियस है R, फिर से फॉर्मूला सेम होगा, बस फाई कितना लेना है? Pi. 180. फाई। तो B कितना आएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4R. 4 इंटू R। है क्लियर सबको? तो इस तरह से कोई भी कंडीशन, कितना भी आर्क देंगे, अगर उसका हमें फाई मालूम है तो हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक एडिशनल केस है कि अगर कॉइल को बोला है n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम B इक्वल्स टू जो म्यू नॉट I होता है उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बनता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R। म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ठीक है। चलो देखो ये दोनों एप्लीकेशन, ये स्टैंडर्ड केस में लिख के दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन में कोई भी देंगे सर्कुलर आर्क, ठीक है, जिसका एंगल π/3 बोलेंगे, π/4 बोलेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे फाई को पाई से रिप्लेस करना है, जो भी पाई के टर्म में होगा वो यू विल गेट द आंसर। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया Yes. मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर आर्क बोलो या फिर सर्कुलर कॉइल बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से क्वेश्चन आता है अबाउट डायरेक्शन, कि इस मैग्नेटिक फील्ड को जो करंट कैरिंग कंडक्टर है
प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके डायरेक्शन को आपको थोड़ा सा इंटरचेंज एक्सचेंज करना पड़ता है, और जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है हम वही अप्लाई करते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि पहले अपन थंब से करंट की डायरेक्शन शो कर रहे थे और कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे थे। अब उल्टा पुल्टा करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो क्या होगा, हमारे जो फिंगर्स है दे विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आपको बोला है कि ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें इस तरह का करंट फ्लो हो रहा है, इसको कौन सा करंट बोला जाता है? ये करता का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Yes. Yes, sir. ये क्या है फिर? क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड के जो हमारे फिंगर्स है ये करंट की डायरेक्शन में शो करेंगे। तो थंब जा रहा है अंदर, अंदर जा रहा है मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से होगी। क्रॉस मतलब कौन था, कल बोला था इनवर्ड, बोला था ये कल। Yes, Yes, sir. sir. एंड यहाँ पे अगर इस तरह का करंट फ्लो होगा, ये क्लॉकवाइज था, तो इधर जाने वाला एंटी क्लॉकवाइज, मतलब फिंगर्स हमारे ऐसे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? आउटवर्ड। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का डिस्कशन हमने किया है यहाँ पे, और ये सारे एप्लीकेशन ही है किसके? बायोट सावर्ट्स लॉ के। ठीक है, अभी वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आएगा जो सेम सिमिलर एप्लीकेशन अपन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट along axis of ट्रिपल सी। ट्रिपल सी मतलब 4 टाइम सी ले लो। अब क्या होगा? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या होगा? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पे ये करंट कैरिंग कॉइल आपको दी है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये सेंटर बनेगा O, यहाँ पे इसकी रेडियस आपको बोली है जैसे कि A, इसका एक्सिस मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में से पास होगी, इसके ऊपर आपको पॉइंट दिया है P जो सेंटर से लेके X इतने डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी वो रहेगी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू 3/2। R नहीं, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। क्या ये मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू और अलोंग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। नाउ व्हाट इज म्यू नॉट? व्हाट इज म्यू नॉट? Permeability of free space. Permeability. I Current. करंट, A Ampere. रेडियस, bar, X Distance of the point from the center. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बोलो कि अगर आपको बोला है x इज मच ग्रेटर देन r, तो उस केस में हम क्या करते हैं? r स्क्वायर को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये निग्लेक्शन का पार्ट कहाँ पे होगा? निग्लेक्टिंग का पार्ट सिर्फ एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बोला है कि x है 10 मीटर एंड r है 2 मिलीमीटर, तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, ये है 10 मीटर उसका स्क्वायर 100 एंड ये 10 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3 उसका स्क्वायर 10 टू द पावर -6। तो 10 की पावर -6 को एक आधे नंबर में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सेम फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या बनेगा? चलो बोलो, कॉमन फास्ट। आर स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे ए लिखते हैं, ए स्क्वायर को निग्लेक्ट करना है एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा बोलो? कर सकते हैं? बोलो। Mu naught I A square upon 2x cube. वेरी गुड। उसी तरह से आपको अगर बोला है कि x इज मच स्मॉल देन a, मतलब पॉइंट लगे सेंटर के आसपास है, तो उस केस में b कितना होगा?
फिर से हम क्या करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे एंड ये वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। सर्कुलर कॉइल के सेंटर में जो एक्सप्रेशन था वही यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होगा। एंड अगर कॉइल में बोला है कि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वेरियस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंडक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। है क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है बायोट-सैवर्ट्स लॉ को पढ़ा, उसका वेक्टर फॉर्म देखा, वेरियस क्वांटिटी जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ में आती है उनकी मीनिंग्स को देखा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज डिस्कस किया है जिसमें हमने देखे है एक्सप्रेशन फॉर एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, उसमें बेसिकली कुछ एप्लीकेशन हमने देखे थे, एक पहला स्ट्रेट कंडक्टर से रिलेटेड, दूसरा सर्कुलर आर्क से रिलेटेड, तीसरा सर्कुलर कॉइल और उसके एक्सिस के ऊपर के मैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। याद है सबको? Yes. Yes, sir. चलो स्टार्ट से लेके आप तक सारे कौन बोलेगा फॉर्मूले? देख के नहीं बस, हाँ, याद करके क्या क्या पॉइंट थे, उसके फॉर्मूले क्या क्या थे। चलो 2 मिनट देता हूं, आंखें बंद करके रिवाइज करके ट्राई करो। चलो डोळे बंद करा आणि आठवा। स्टार्ट में देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 करंट, नंबर 2 डीएल, नंबर 3 साइन थीटा, नंबर 4 1 अपॉन आर स्क्वायर। Therefore dB बनेगा प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Therefore dB इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके ग्राफ्स देखे, उसके बाद में वेक्टर फॉर्म देखा, उसके बाद में एप्लीकेशन शुरू हो गए। पहले एप्लीकेशन में देखा कि अगर पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के अलोंग होता है तो वहां पे थीटा 0 है, साइन 0 है, इसलिए dB भी 0 है। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है एंड डेटा इन टर्म्स ऑफ लेंथ की बजाय इन टर्म्स ऑफ एंगल दिया गया है तो उसके लिए फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। उसमें स्पेशल केसेस, पहले अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 इक्वल्स टू फाई, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी इंटू साइन पाई। अगर लाइन इनफाइनाइट लेंथ है तो उस केस में फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2 विल बिकम 90 एंड फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर पॉइंट नियर वन ऑफ इट्स एंड है तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, बिकॉज इन दैट केस फाई 1 बनेगा 90, फाई 2 बनेगा 0। क्लियर? Yes, sir. अब उस दूसरे एप्लीकेशन सर्कुलर कॉइल के डिस्कस किए थे। किसी भी सर्कुलर आर्क का आपको अगर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर गिवन है तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इनटू phi by r, where phi is the angle subtended by the circular arc at the center of the circle। और सर्कुलर कॉइल पूरी सर्कुलर होगी या फिर सर्कुलर आर्क, उसमें हमने स्पेशल केस देखी कि अगर कॉइल पूरी सर्कुलर है तो phi बनेगा 2 पाई, phi इक्वल्स टू 2 पाई अगर पुट करेंगे तो B बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 2r। अगर कॉइल सेमी सर्कुलर है तो बनेगा B इज इक्वल्स टू, बोलो, म्यू नॉट I अपॉन 4r। एंड इनको छोड़ के कोई भी एंगल दिया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली म्यू नॉट I अपॉन 2r, सॉरी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू फाई बाय r से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार फाई आपको गिवन रहेगा। एंड उसके बाद में जो एप्लीकेशन हमने देखा है उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और जो है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। उसमें स्पेशल केसेस कभी x मच ग्रेटर देन a हो सकता है, कभी a मच ग्रेटर देन x हो सकता है, या फिर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एक की जगह पे n नंबर ऑफ हो सकती है। क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन रिलेटेड का डिस्कशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है थियोरेटिकली। लेकिन आपको आज जो होमवर्क है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। आपको मॉड्यूल में से कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 एज वेल एज कंसेप्ट एप्लीकेशन 2, मतलब 2 कंसेप्ट एप्लीकेशन के पहले की पूरी थ्योरी, 2 कंसेप्ट एप्लीकेशन के पहले के पूरे सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड दोनों कंसेप्ट एप्लीकेशन के अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स आज के आज कंप्लीट करना है। एंड ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशन को आज ही अपन कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर आज ये कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे कल तक। यानी बायोट-सैवर्ट्स लॉ का लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
कुछ पॉइंट्स है फ्रॉम द मॉड्यूल जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए, लेकिन वो आपको थ्योरी में दिख जाएंगे। वो इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल के लेक्चर के स्टार्ट में उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आगे का जो पार्ट है कि बायोट सावर्ट लॉ को कैसे सिंप्लीफाई किया गया, वो पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पेंडिंग है कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 से पहले, तो इतना कुछ खास नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं है, तो उसको पढ़े बिना भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट। रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।